हेलो माय डियर लविंग स्टूडेंट, कैसे हैं बेटा आप लोग। तो पिछले लेक्चर में बेटा मैंने आपको फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस बताया। फैराडे फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में बेटा आपको मैंने जो बेसिक फॉर्मूले बताए थे वो फॉर्मूले थे बेटा W इज इक्वल टू ई अपॉन 96500 I इंटू टी। फिर इसी फॉर्मूले को चेंज किया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दैट इज ग्राम इक्विवेलेंट वेट आई इंटू टी अपॉन 96500। और फिर बेटा एक आपको मैंने बताया था डेंसिटी इंटू एरिया इंटू थिकनेस इक्वल टू ई अपॉन 96500 आई इंटू टी। और फिर आपको मैंने बताया बेटा कि एक फैराडे जो होता है वो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करता है। आप किसी के भी अंदर एक फैराडे पास करिए वो इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करेगा। जैसे मैंने आपसे कहा कि एक्वस NaCl है। आप जानते हो बेटा एक्वस NaCl में आपके पास सोडियम आयन होते हैं, क्लोराइड आयन होते हैं, हाइड्रोजन आयन होते हैं, OH आयन होते हैं। अब यहां पर आपको पता है बेटा कि सोडियम आयन और हाइड्रोजन आयन में ये जो आपका केटायन है, केटायन हमेशा कैथोड पर जाता है और कैथोड पर रिडक्शन होता है। तो इन दोनों में कौन जाएगा? तो जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा। आप कहेंगे ये डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? किसी भी आयन को इलेक्ट्रोड पर जाने के लिए जितने एनर्जी की जरूरत होती है उसको बेटा नाम देते हैं हम डिस्चार्ज पोटेंशियल। तो बेटा यहां देखिए सोडियम और हाइड्रोजन में इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, इसीलिए बेटा हाइड्रोजन आयन कैथोड पे जाके हाइड्रोजन गैस जो है वो यहां से लिबरेट करता है। इसी तरह क्लोराइड और OH में ये क्लोराइड आयन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होता है, तो इसीलिए बेटा ये आपका एनायन है और ये एनोड पर जाएगा और एनोड पर आपका ऑक्सीडेशन होता है। तो क्लोराइड आयन जो है वो क्लोरीन गैस बना देता है। तो कैथोड पे हाइड्रोजन गैस गया और एनोड पर जो है आपका क्लोरीन गैस गया। मैं पूछूं कितना वेट डिपॉजिट होगा एक फैराडे पास करने पर? तो इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन एंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्या होगा? क्लोरीन होगा। और इसका नेचर कैसा होगा? तो सोल्यूशन में OH आयन दिख रहे हैं तो नेचर बेसिक होगा और pH ग्रेटर देन हमारा क्या होगा? 7 होगा। चलिए ये बातें तो हम अपने पिछले लेक्चर में कर चुके थे। हाँ, मैं क्वेश्चन बता रहा था कि अगर कोई रिएक्शन इस तरह से आपको दिया हो MnO4 माइनस चेंज इनटू Mn+2, तो सबसे पहले आप इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालिए जो कि +7 होगा और इस पे +2 होगा। जब ये +7 से +2 में गया तो कितने का चेंज हुआ? 5 का। तो बताइए इसके लिए कितना फैराडे चाहिए? 5 फैराडे। इसी तरह Cr2O7-2 अगर रिड्यूस होता है क्रोमियम +3 में और मुझसे पूछा जाए इसके लिए कितना फैराडे चाहिए, तो यहाँ पे x इक्वल टू कितना है? +6 और यहाँ पर x इक्वल टू कितना है? +3। जब ये +6 से +3 में गया तो कितना चेंज हुआ? 3। लेकिन ये एक क्रोमियम के कारण हुआ क्योंकि ये जो x की वैल्यू आप निकाल रहे हो, जैसे आपको पता है 2x - 2 × 7 = -2, x इक्वल टू यहाँ पे कितना आया? +6। तो ये जो x इक्वल टू +6 आया वो एक क्रोमियम का यहाँ +6 है और यहाँ पर एक क्रोमियम का +3 है। तो एक क्रोमियम की वजह से 3 का चेंज हुआ और 2 क्रोमियम की वजह से कितने का चेंज होगा? 6। तो कितना फैराडे अपने को चाहिए? 6 फैराडे। ठीक है ना। इस तरह से इनके क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। सपोज अगर मान लीजिए H2O है, वो चेंज हुआ H2 और हाफ O2 में और मैं इसके लिए चेक करना चाहूं, यहां पे इसका ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है, यहां पे 0 है, चेंज कितने का हुआ? 2 का। तो कितना चाहिए? 2 फैराडे। मैं कहूंगा 1 मोल अगर ये है तो 1 मोल H2 बन रहा है और हाफ मोल O2 बन रहा है, तो कितना फैराडे की जरूरत है? 2। इसका वेट होगा 18 ग्राम, इसका वेट है 2 ग्राम, इसका वेट है 16 ग्राम, तो कितनी रिक्वायरमेंट है? 2। ठीक है ना। इसी तरह मैं बोलूं इसका वॉल्यूम कितना होगा? 22.4 लीटर, इसका 11.2 लीटर, कितने फैराडे की जरूरत होगी? 2। ठीक है ना। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन अगर मैं पूछूं कि अगर 2 फैराडे वाटर के इलेक्ट्रोलिसिस में पास किया जाए तो कितना मोल गैस इवॉल्व होगा? गैस का मतलब हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों का हुआ, यानी 1.5 मोल गैस इवॉल्व होगी। हाइड्रोजन गैस 1 मोल इवॉल्व होगी, ऑक्सीजन गैस हाफ मोल इवॉल्व होगी।
ठीक है ना। तो ये एक अच्छा क्वेश्चन है वाटर का, इसको ध्यान रखिएगा। चलिए बेटा हम लोग आते हैं फैराडे सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पे। देखिए ये हमारा सेकेंड लॉ क्या कहता है। सेकेंड लॉ में कहा गया इफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कांस्टेंट, you know W is equal to E upon 96500 I into T. If this value is constant or this value already constant, then W directly proportional क्या हो गया? E हो गया। W directly proportional to क्या हो गया? E हो गया। ठीक है ना। W हमारा E के क्या है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि इफ क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज कांस्टेंट और ये तो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगी, तो W हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट के हो जाएगा और W बाई E इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। यानी W बाई E क्या है? ग्राम इक्विवेलेंट है। ग्राम इक्विवेलेंट हमारा कांस्टेंट होगा। जैसे मैंने कहा एक कंटेनर है और उसके अंदर यहाँ पे कॉपर की इलेक्ट्रोड लगी हुई है और ये कॉपर सल्फेट में डिप है। ऐसे ही दूसरा एक जिंक की इलेक्ट्रोड है जो जिंक सल्फेट के अंदर डिप है। तीसरा जो है एक सिल्वर की इलेक्ट्रोड है जो सिल्वर नाइट्रेट के अंदर जो है वो डिप है। और मैं कहूं कि यहाँ पे सेम करंट का फ्लो हो रहा है, सेल कनेक्टेड इन सीरीज ये बोला जाए, या सेम करंट फ्लो हो रही है, या क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट है, तो समझ जाइए ये आपसे सेकंड लॉ का यूज कराना चाह रहा है। तो आप क्या कहेंगे? यहां पर आप बोलोगे बेटा ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ कॉपर, यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ जिंक और यहां पर ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सिल्वर। ये सारी वैल्यू आपस में क्या होगी? बराबर। यानी वेट ऑफ कॉपर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर, वेट ऑफ जिंक अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, यहां पर वेट ऑफ सिल्वर अपॉन इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर। ये होगा बेटा इसका फॉर्मूला। अगर इन तीनों में कोई एक वैल्यू अगर हमें पता चल जाए तो बाकी सारी वैल्यू हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वैल्यू तो हमें पता है कॉपर आयन डिपॉजिट होगा यानी 63.5 बाई क्या होगा 2, जिंक आयन डिपॉजिट होगा, जिंक के ऊपर 2 चार्ज होता है 65.3 बाई क्या होगा 2, सिल्वर आयन डिपॉजिट होगा 108 बाई क्या होगा 1। यानी इन तीनों में से कोई एक वैल्यू अगर अब मिल जाएगी तो बाकी सारी वैल्यू आप क्या कर सकते हैं? निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया बेटा आपका सेकेंड लॉ। अब देखिए बेटा मैंने आपको फर्स्ट लॉ बता दिया, सेकेंड लॉ बता दिया, दोनों के फॉर्मूले बता दिए, और मैं आपसे बार बार कहता हूं सबसे पहला सबसे ज्यादा जो प्रायोरिटी आपको देनी है वो देनी है बेटा एनसीईआरटी के इंटेक्स और एग्जाम्पलर क्वेश्चन को। ये बेटा बार बार पूछे जाते हैं, पिछले साल का ही पेपर आप देख लो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन उठा के पूछा हुआ। तो बिना टाइम वेस्ट किए बेटा हम लोग सबसे पहले जरा एनसीईआरटी वाले की बात कर लेते हैं। और एनसीईआरटी में बेटा देखिए सबसे पहले जो है हम फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के ही न्यूमेरिकल की बात करते हैं। ठीक है, इसमें देखो बेटा फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में आपका सबसे पहले हम इसके इंटेक्स क्वेश्चंस देखेंगे बेटा। इनके इंटेक्स क्वेश्चंस में क्या है, क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार पूछा गया है बेटा इसका। ठीक है, सबसे पहले मैंने देखिए एकदम इजी सा क्वेश्चन उठाया आपके सामने, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है बेटा, और ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ है बेटा। ठीक है ना। अब जैसे देखिए यहां पर मैंने आपसे कहा ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सबसे पहले बेटा है कौन? यहां पे कॉपर सल्फेट है, यहां पे कौन है? कॉपर सल्फेट है। इस इलेक्ट्रोलाइज फॉर 10 मिनट, यानी टाइम आपको 10 मिनट दिया है, और कितना एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है? 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड? एग्जाम का पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैंने बताया ना बेटा आपको जो है क्या करना है, आपको सिर्फ एक सिंपल फॉर्मूला यूज करना है, बिल्कुल एकदम इजी सा सिंपल फॉर्मूला मैंने जो बताया W इक्वल टू E अपॉन 96500 I इंटू टी। जहां भी फॉर्मूला लगने वाला हो आप सिंपल ये सब बेटा मेथड आप बिल्कुल फॉलो मत करिए, आप फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करिए। आपको पता है टाइम जो है 10 मिनट दिया है, तो इसको मैं सेकंड में बदलूंगा,
करंट 1.5 एम्पियर दे दिया है। इक्विवेलेंट वेट का मतलब इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर आयन मतलब m/2 हुआ तो 63.5/2 हो गया। अब इसकी वैल्यू यहां पे पुट कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा बेटा 0.2938 ग्राम। और ये क्वेश्चन एग्जांपल का पूछा हुआ क्वेश्चन है बेटा, पिछले के पिछले साल के पेपर में सेम क्वेश्चन पूछा हुआ था, ठीक है ना। तो इसीलिए बेटा इनके क्वेश्चंस को इग्नोर नहीं करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा हम लोग। अगला क्वेश्चन है बेटा आपका, ये देखिए बेटा, वेरी बेहतरीन क्वेश्चन, एकदम सिंपल सा प्यारा सा क्वेश्चन। कह रहा है एक करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, 0.5 एम्पियर करंट है बेटा, आई की वैल्यू दे दिया 0.5 एम्पियर, ठीक है। चलो भाई कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कहें वैसे करना है। 0.5 एम्पियर करंट फ्लो कर रहा है मेटेलिक और फॉर 2 आवर्स, टाइम आपको 2 घंटा दिया हुआ है, इसको पहले बदल दो सेकंड में। लो जी सेकंड में कन्वर्ट कर दिया मैंने। फिर पूछ रहा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स। देखो बेटा आपको पता है, फॉर्मूले आपको पते हैं बेटा कि Q इज इक्वल टू होता है NE और Q इज इक्वल टू होता है IT। तो NE इज इक्वल टू हो गया I इंटू टी, और N की वैल्यू निकालेंगे तो I इंटू टी अपॉन क्या हो जाएगा E। I पता है, क्वेश्चन में दिया हुआ है I 0.5 एम्पियर, टाइम आपने यहां से निकाल ही लिया, और E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻19, N की वैल्यू यहां से क्या करेंगे फाइंड कर लेंगे। कंसीडर द रिएक्शन Cr2O7-2 चेंज इनटू क्रोमियम +3, जवानी निकालना है। क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी टू रिड्यूस 1 मोल, 1 मोल के लिए कितने मोल इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, 6 मोल इलेक्ट्रॉन, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 6 फैराडे। तो यहां देखिए बेटा आपने एकदम फटाफट इसको सॉल्व कर लिया, कितने फैराडे हो गए 6 फैराडे। चलिए बेटा आते हैं अगला हम लोग कॉन्सेप्ट लेकर के, अपना नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा एक्सरसाइज के क्वेश्चंस में आ जाते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2.16। 2.16 में क्या कह रहा है, 3 इलेक्ट्रोलिटिक सेल ABC, आपको बोला ABC, एक में बेटा जिंक सल्फेट है, दूसरे में सिल्वर है, तीसरे में कॉपर सल्फेट है, ठीक। और उसके बाद तीनों कनेक्टेड इन सीरीज, इस बात पे ध्यान दीजिएगा, कनेक्टेड इन सीरीज का मतलब कौन सा लॉ लगेगा, सेकंड लॉ, ठीक। यानी हम यहां पे कह सकते हैं वेट ऑफ जिंक बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ जिंक, वेट ऑफ सिल्वर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ सिल्वर, वेट ऑफ कॉपर बाय इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर। ये वैल्यू हो जाएगी 65.3/2, ये हो जाएगा 108/1, और ये हो जाएगा 63.5/2। बोलो ये तीनों की वैल्यू हमें पता है, और एक वैल्यू यहां दिया 1.65, यानी ये वैल्यू हमें दे दिया 1.45। अब बताइए अगर ये वैल्यू हमें पता है तो ये पूरी की पूरी वैल्यू हमें पता चल गई। इस पूरी वैल्यू को इससे इक्वेट करो, ये पता चल जाएगा, इस पूरी वैल्यू को इससे इक्वेट करो, ये वैल्यू पता चल जाएगी। अब आपने वेट ऑफ कॉपर निकाल लिया, वेट ऑफ जिंक निकाल लिया। अब आपसे पूछ रहा व्हाट मास ऑफ कॉपर एंड जिंक डिपॉजिटेड, ये तो आपने बता दिया। फिर आपसे क्वेश्चन में पूछा है ए स्टडी करंट ऑफ 1.5 एम्पियर वाज पास्ड थ्रू द until silver deposited cathode, how long did the current flow, टाइम पूछ रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां सिंपल फॉर्मूला यूज कर लो, वेट ऑफ कॉपर इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 96500 I इंटू टी। अब ये बताइए यहां पर I की वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में 1.5 एम्पियर, और जो वेट ऑफ कॉपर आपको निकालना है, आप वेट ऑफ कॉपर यहां से निकाले हो, यहां रख दो, बचा एक टाइम, इसकी वैल्यू क्या कर लीजिए फाइंड कर लीजिए। इक्विवेलेंट वेट तो आपको पता है 63.5/2। ऐसा नहीं है कि हम ये सिर्फ वेट ऑफ कॉपर का ही फॉर्मूला लगा सकते थे, यहां पर वेट ऑफ सिल्वर का भी रख सकते थे आप, तो सारी वैल्यू सिल्वर की रख देते, वेट ऑफ जिंक का रखते तो सारी वैल्यू वेट ऑफ जिंक का रख देते। तो देखिए बेटा 2.16 हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। अगला क्वेश्चन है ए सॉल्यूशन ऑफ निकल नाइट्रेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड बिटवीन द इलेक्ट्रोड यूजिंग करंट ऑफ 5 एम्पियर फॉर 20 मिनट। सिंपल क्वेश्चन है, वेट ऑफ निकल
इक्विवेलेंट वेट ऑफ निकल बाई 9650 आई इंटू टी। यहां पर देखो बेटा टाइम आपको दिया हुआ है 20 इंटू क्या हो गया 60। करंट कितना दिया है 5 एम्पियर। इक्विवेलेंट वेट क्या हो जाएगा एटॉमिक वेट बाई 2 और यहां से आप निकाल देंगे वेट ऑफ निकल। तो देखिए यहां पर दोनों क्वेश्चन हो गए। अब चलते हैं बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं अगला। ठीक है बेटा बस यही 2-3 क्वेश्चन और बचे, 2 क्वेश्चन आपके बचे हुए हैं, फटाफट इसको हम लोग देख लेते हैं बेटा। कह रहा है 1 मोल ऑफ एल्युमिनियम टू एल्युमिनियम आयन। ये तो सब बेटा ओरली सॉल्व हो जाएगा। एल्युमिनियम आयन है 3 इलेक्ट्रॉन लेके एल्युमिनियम बना दिया। बताइए कितने फेराडे की जरूरत है 3, सीधे 3 फेराडे। कॉपर आयन से कॉपर बनाना है कितना फेराडे चाहिए 2। MnO4 से यहां +7 से +2 में गया कितने का चेंज होगा 5 फेराडे। मुझवानी लगा दिया बेटा आपने। यहां पे कह रहा है 20 ग्राम ऑफ कॉपर के लिए बताइए कितने इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है। तो बेटा वेट ऑफ कैल्शियम था, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम 96500 इंटू क्या हो जाएगा Q। इसकी वैल्यू कितनी हो गई 20। इक्विवेलेंट वेट कैल्शियम कितना हो जाएगा 20। Q की वैल्यू क्या कर देंगे फाइंड। इसी तरह यहां पर निकालना हो तो वेट ऑफ एल्यूमिनियम, इक्विवेलेंट वेट ऑफ एल्यूमिनियम 96500 इंटू Q। इक्विवेलेंट वेट हो जाएगा 9 और वेट ऑफ एल्यूमिनियम आपको दिया हुआ है 40 और यहां से आप निकाल देंगे Q की वैल्यू। ठीक है। फिर बोला 1 मोल H2O टू O2। ये भी मैं बता चुका हूं बेटा H2O से O2 का निकालोगे, यहां पर -2 है यहां 0 है, चेंज कितने का हुआ 2। तो कितने फेराडे की जरूरत है 2 फेराडे। इसी तरह FeO से FeO2 में यहां +2 है यहां +3 है, चेंज कितने का हुआ 1। तो कितने फेराडे की जरूरत है 1 फेराडे। तो देखिए बेटा ये आपका हो गया फेराडे के जो क्वेश्चंस थे। ठीक है ना, ये क्वेश्चंस थे बेटा आपके एनसीईआरटी के। ठीक है ना, और एनसीईआरटी के एग्जाम्पल, इंटेक्स और एक्सरसाइज तीनों प्रॉब्लम मैंने आपको यहां पर बेटा बता दिया। फेराडे का फर्स्ट लॉ और फेराडे का सेकेंड लॉ एक बार फिर से मैं रिवाइज कर दे रहा हूं बेटा। फेराडे का फर्स्ट लॉ क्या है बेटा, देखिए एक बार फटाफट इसको हम लोग देख जाएंगे सब फटाफट रिवीजन में। देखिए मैंने आपको फर्स्ट लॉ में बताया कि जितनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे उतना ज्यादा वेट डिपॉजिट होगा। W डायरेक्टली प्रोपोर्शनल Q, W इक्वल टू ZQ। Z क्या होता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का मतलब होता है 1 कूलाम इलेक्ट्रिसिटी पास करने पे जो वेट डिपॉजिट होता है उसी को बोलते हैं हम लोग Z। 1 फेराडे हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही डिपॉजिट करता है। 1 फेराडे में 96500 कूलाम होते हैं, दैट इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट 1 कूलाम इक्वल टू E अपॉन 96500 और इसी वैल्यू को हम लोग कहते हैं Z। W इज इक्वल टू ZQ, Z की वैल्यू हो गई E अपॉन 96500 I इंटू T। ठीक है। फिर देखिए मैंने आपको बताया वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट को हम लोग ग्राम इक्विवेलेंट बोलते हैं। ग्राम इक्विवेलेंट जो होता है नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम होता है। नया फॉर्मूला यहां मिला, डेंसिटी इक्वल टू वेट अपॉन वॉल्यूम होता है और वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू थिकनेस होता है। यहां से वेट इक्वल टू डेंसिटी इनटू एरिया इनटू थिकनेस, एक नया फॉर्मूला यहां पर मिल गया। फिर देखिए बेटा 1 फेराडे क्या होता है। 1 फेराडे का मतलब होता है 1 मोल इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है बेटा उसी को बोलते हैं 1 फेराडे। 1 मोल में n0 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना होता है इसलिए n0 का हो गया दिस इनटू दिस, वैल्यू कम्स टू 96500। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज मतलब 96500 मींस 1 फेराडे। अब यहां सोडियम आयन अगर सोडियम में रिड्यूस हो रहा है तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब हो गया 1 फेराडे। इसी तरह अगर मैग्नीशियम आयन जो है मैग्नीशियम में रिड्यूस हो रहा है तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 2 फेराडे। एल्युमिनियम आयन एल्युमिनियम में रिड्यूस हुआ 3 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 फेराडे। इक्विवेलेंट वेट केटायन का निकालना हो तो हम लोग कहते हैं एटॉमिक वेट अपॉन क्या होता है चार्ज होता है। ठीक है। इसी तरह बेटा ये तीनों फॉर्मूले हो गए और मैंने बताया अगर एक्वस NaCl के अंदर अगर हम 1 फेराडे पास करते हैं तो कितना डिपॉजिट करता है इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन, इक्विवेलेंट वेट ऑफ क्लोरीन। मतलब किसी के भी अंदर 1 फेराडे पास करोगे तो हमेशा इक्विवेलेंट वेट के बराबर ही क्या करेगा डिपॉजिट करेगा। यहां पर देखिए MnO4 माइनस Mn+2 में गया तो चेंज जितना होता है उतने फेराडे की क्या होती है जरूरत होती है।
फिर मैंने आपको सेकंड लॉ बताया। सेकंड लॉ में ये बताया कि अगर क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कांस्टेंट हो तो वेट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इक्विवेलेंट वेट के होता है, यानी वेट अपॉन इक्विवेलेंट वेट दैट इज इक्वल टू ग्राम इक्विवेलेंट। ग्राम इक्विवेलेंट सबके आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। सेकंड लॉ की पहचान क्या होगी, तो अगर सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पास करे या सेम करंट पास करे या सेल कनेक्टेड इन सीरीज हो, आप समझ लीजिए आपको क्या लगाना है, सेकंड लॉ लगाना है। तो ये बेटा हम लोगों ने बात की है फैराडे फर्स्ट और सेकंड लॉ की, और उसके बाद एनसीईआरटी के जो एग्जांपल इन टेक्स्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज क्वेश्चन थे उनकी बात की। अब बेटा इसके बाद मैं एक्स्ट्रा स्पेशल टाइप के क्वेश्चन लेकर के आपके पास आऊंगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। ओके बेटा, ऑल द बेस्ट।